सभी बच्चों, प्रतियोगी छात्रों, अभिभावकों सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कारक का पार्ट 2 लेकर के आया हुआ हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को संप्रदान कारक तक बताया था। कारक एवं उसके चिन्ह बता दिया था कि कारक क्या होता है और कारक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यह आपके कारक थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके चिन्ह भी मैंने बता दिया था और इनको बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई किया हुआ था कि इनको विभक्ति भी कहते हैं। विभक्तियां 8 होती हैं, यानी कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी और अधिकरण को सप्तमी और संबोधन अष्टमी। अष्टमी या संबोधन, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को मैंने समझा दिया था। अब मैं अपादान कारक लेकर के आया हुआ हूँ। अब अगली कक्षा में मैं जो दो कक्षाएं हो सकता है चलें, संस्कृत का भी मैं लेकर के आऊँगा अनुवाद। हिंदी की क्लास आपकी चलती रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेंगी। हो सकता है कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ी सी व्यवधान उसमें आ जाता है। तो संस्कृत की कक्षा एक लेते रहेंगे और एक हिंदी की। संस्कृत का व्याकरण मैं लेकर के आ रहा हूँ। व्याकरण में जैसे अनुवाद के नियम अभी कुछ इसमें जुड़ेंगे जो स्टूडेंट, तो मैं उसको ले आऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों को समस्याएं ये आती हैं कि मुझे अनुवाद नहीं आता है, मुझे समस्या आती है। तो मैं उनके नियम जो है सरलता पूर्वक आप लोगों को लेकर के चलूंगा। तो आइए आज अपादान कारक हम पढ़ते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक मैं आपको बताया था कि जब किसी स्थिर वस्तु से, किसी स्थिर चीज से कोई अलग होता है, कोई वस्तु अलग होती है, तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जिससे अलग होती है उसमें अपादान कारक की विवक्षा होती है। जिससे अलग होती है उससे, तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो अपादान किस में होगा? वृक्ष में होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। से अलग होने के अर्थ में। तो देखिए, जहां से जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए, है ना। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए, है ना, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे क्या होता है? वृक्ष से पत्ता अलग हो, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से। कौन अलग हो रहा है? पत्ता। तो यह अपादान कौन हुआ? वृक्ष से। कौन हुआ? वृक्ष से। यह है अपादान, ठीक है। तो यह क्या है? ये अपादान है।
जैसे दूसरा है, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं। बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं? स्कूल से अलग हो रहे हैं। तो स्कूल में क्या हो जाएगा? स्कूल से भी अपादान, अपादान कारक। ठीक है, तो बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? अपादान कारक हो गई। ठीक है, ऐसे ही कोई और उदाहरण? मोहन घोड़े से गिरा। मोहन घोड़े से गिरा, किससे गिरा? घोड़े। कहाँ अटैच था उसका? वह घोड़े पर सवार था, जुड़ा हुआ था घोड़े घोड़े में। लेकिन जैसे ही वह घोड़े से गिरा तो अलग हो गया। अलग होने पर क्या हो गया? अपादान कारक। और जिससे अलग हुआ उसमें अपादान होती है। किससे? घोड़े से। तो घोड़े में क्या हो गया? अपादान। घोड़े में क्या हो गया? अपादान। तो यहां आप लोगों को यह उदाहरण अलग अलग हमने दिया अपादान कारक का। तो आपको उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे दूसरा नियम बता रहा हूं मैं कि अगर जिसमें इनके अलावा, जहां अलग होने की स्थिति है, इनके अलावा जहां पर जिसमें लजाना यानी शर्माना, लजाना, सीखना, घृणा, ईर्ष्या, भय, है ना, तुलना करना, अगर ये सब आता है तो उसमें भी अपादान कारक। तो जिससे घृणा की जा रही है, जिससे भय किया जा रहा है, जिससे तुलना की जा रही है, जिससे सीखा जा रहा है ना, जिससे लजा रहा है, तो उसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो एक नियम अलग से है, तो इसको मिटाते हैं। ये अलगाव के अतिरिक्त यदि वाक्य में अलगाव के अतिरिक्त जिन शब्दों से, अलगाव के अतिरिक्त जिन शब्दों से लजाना, सीखना, तुलना, घृणा, भय, ईर्ष्या आदि शब्द आए तो उसमें अपादान अपादान कारक होता है। तो उसमें अपादान कारक होता है। अलगाव के अतिरिक्त जिन शब्दों से लजाना, सीखना, तुलना, घृणा, भय, ईर्ष्या का बोध हो, क्या हो? का बोध हो, उसमें अपादान कारक होता है। तो उसमें अपादान कारक होता है। जैसे तो उसमें अपादान कारक होता है। जैसे माया अपनी मां से संगीत
सीखती है। तो माया अपनी माँ से संगीत सीखती है। तो किससे सीखती है? माँ से। तो उसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। सीखना शब्द आ ही गया, देख रहे हैं, सीखना आया, लेकिन किससे सीखा जा रहा है? माँ से सीखा जा रहा है। तो जब माँ से सीखा जा रहा है तो उसमें अपादान कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। दूसरा उदाहरण, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो किसी से डर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब जिस, अब डर शब्द आ गया, डर तो देख रहे हैं आप। अब किससे डर रहा है? अगर चोर से डर रहा है तो चोर में अपादान कारक होगा, ठीक है ना। अगर पुलिस वालों से डर रहा है तो पुलिस वालों में रहेगा, टीचर से, अध्यापक से डर रहा है तो अध्यापक में। लेकिन किसी से नहीं डर लग रहा है, तो किसी से, तो डर शब्द के कारण जिससे डरा जा रहा है, तो किसी से, इसमें अपादान कारक होगा। इसमें अपादान कारक होना है। तो अगला उदाहरण है कि तुम पिताजी से तुम पिताजी से कुछ कहने में शर्माती क्यों हो? तुम पिताजी से कुछ कहने में शर्माती क्यों हो? तो शर्माना शब्द आ गया, शर्म, लजाना, लजाना शब्द आ रहा है, तो शर्माना। तो किससे? पिताजी से। तो पिताजी में अपादान कारक हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? पिताजी में। कुछ कहने से शर्मा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जिस शर्माना किससे हो रहा है? पिताजी से। तो इसलिए यहां पर अपादान कारक होगा। तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। अच्छा, तुम अपने भाई से अधिक समझदार हो। तुम अपने भाई से अधिक समझदार हो। अब यहाँ तुम शब्द आया और अपना भाई भी आ रहा है, तो यहाँ पर दो लोग आ रहे हैं और दोनों में क्या हो रही? तुलना हो रही है। कैसी तुलना हो रही है? कि समझदार, कि अधिक समझदार है कि कम समझदार है। तो तुलना हो रही है, तुलना। तो इस तुलना में क्या हो रहा है? समझदारी की बात आ रही है, तो देखिए तुलना शब्द आया है ना। तो किससे? अपने भाई से। किससे हो रहा है? अपने भाई से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अपादान कारक। कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। अगला उदाहरण है, मुझे झूठ से नफरत है। मुझे झूठ से नफरत है। झूठ से नफरत है, तो नफरत ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या। तो इसमें क्या है फिर? तो इसमें किससे? झूठ से। तो यहां पर झूठ, तो यहां पर झूठ से में अपादान कारक होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, दो कारक हैं अपने पास, एक है करण कारक तृतीय विभक्ति और दूसरा है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। दोनों का अर्थ, दोनों का चिन्ह, सॉरी, इन दोनों का चिन्ह क्या है? से। यानी करण का चिन्ह है से के द्वारा, और अपादान का चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में।
और बाकी ये उदाहरण जो आपको दिए हैं ये, तो करण में किसी साधन से के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, किसी साधन के साथ जुड़ा हुआ है वो, और यहां पर क्या है, यहां पर अलग हुआ जा रहा है, यानी कोई दो वस्तु हैं, कोई दो चीजें हैं जो एक दूसरे से अलग हो रही हैं। तो यहां आपने देखा कि दोनों में डिफरेंस है, हालांकि दोनों में से है, लेकिन एक साधन के द्वारा है, साधन इसमें आ रहा है, दूसरा अलग हो रहा है, दो वस्तुओं से अगर जुड़ा हो तो उनमें अलगाव हो रहा है। तो यह दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आगे अगला कारक हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, एक वस्तु का या एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध होता है। संबंध होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ। एक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो एक संज्ञा का सर्वनाम के साथ जो संबंध होता है हम उसे संबंध कारक में कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस रूप के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। क्लियर? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो अब इसमें इसका चिन्ह, इसका चिन्ह क्या होता है, का, की, के, की, रा, रे, री। ना, ने, नी भी होता है, ना, ने, नी होता है। जैसे देखिए, इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है ना। तो का, के, की यानी राम का पुत्र है ना, लव कुश थे, राम के, और राम के पुत्र या राम का पुत्र लव था, राम के पुत्र लव और कुश थे, है ना। ऐसे ही, ठीक है ना, सीता की पुत्री, है ना। अब दूसरे अगर उसमें देखें, और यहां पर मेरा, मेरी, मेरे, है ना। ऐसे ही आप इन शब्दों को जोड़ करके, या मैंने, मैनी, मैंने, है ना, मैंने, मैनी, है ना, इस तरह का शब्द भी प्रयोग होता है। तो इसमें उदाहरण हम देखते हैं कि एक कैसा उदाहरण है, रंजीत की साइकिल टूट गई है। रंजीत की साइकिल टूट गई है। तो किसकी साइकिल टूटी है? और देखिए जहां पर की लगा हुआ है एकदम आसान से पकड़ लीजिए, रंजीत की, तो उसके साथ साइकिल का संबंध है, तो उसकी साइकिल टूट गई, रंजीत की साइकिल टूट गई है। किसकी? रंजीत की। तो आप क्लियर पकड़ लेंगे यहां पर संबंध कारक है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मेरी है। तो यहां पर मेरी शब्द जो है, यहां पर यह संबंध कारक दिखा रहा है। तो इसमें संबंध कारक किसमें है? मेरी में है। ठीक है। तो राम के पिता दशरथ थे। राम के पिता दशरथ थे। किसके पिता? राम के पिता। राम के पिता दशरथ थे। तो राम के, राम का, राम की, जो भी आए तो इसमें संबंध कारक होता है। तो आपने संबंध कारक सीख लिया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री
नानेनी होता है। रंजीत की साइकिल टूट गई है, तो रंजीत का साइकिल के साथ संबंध है, तो इसलिए रंजीत की, तो इसमें संबंध कारक हो गया। यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है या मेरा 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 पेन है, मेरा मार्कर है, तो यह इसमें मेरे शब्द, मेरे लिए इसमें संबंध कारक है, मेरा इसके साथ संबंध है, तो इसमें संबंध कारक प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब इसको मिटा रहे हैं। अगला है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है, अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। तो आधार यानी जिस पर कोई वस्तु रखी जाती है। मान लीजिए ये हथेली पर ये मार्कर है, तो ये आधार कौन हुआ? हथेली, हाथ, है ना? ये आधार है इसका। ठीक है, जिस पे हम खड़े हैं पृथ्वी हमारा आधार है। ठीक है, आश्रय जिसमें हम घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, कार में रहते हैं, कार में हैं, तो ये हमारा आश्रय है। ठीक है, तो ऐसे अधिकरण का अर्थ आधार या आश्रय। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। और वाक्य में क्या होगा? वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। जो आधार होता है क्रिया का, जो क्रिया का, वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह में, पे, पर होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। ठीक है ना? तो देखिए पहला उदाहरण, जैसे वृक्ष पर फल लगे हैं। किस पर लगे हैं? वृक्ष पर। आधार कौन हुआ? वृक्ष। फल का आधार कौन है? वृक्ष है। तो आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि यहां पर आधार कौन है? वृक्ष पर। तो इसमें कारक कौन सा आया? अधिकरण कारक। कौन सा कारक आया? अधिकरण। तो जिसका जो आधार है, क्रिया का जो आधार है, हम उसे अधिकरण कारक कहेंगे। ठीक है ना? जैसे सरोवर में कमल खिलते हैं। सरोवर में कमल खिलते हैं, तो आश्रय कहां है कमल का? सरोवर। ठीक है ना? तो कहां? सरोवर। इसमें अधिकरण कारक होगा। क्लियर? इसमें अधिकरण कारक होगा। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है, तो आधार कौन हुआ? मेज। ठीक है ना? आधार कौन हुआ? पुस्तक का आधार क्या है? पुस्तक कहां रखी है? मेज पर रखी है, तो वह आधार हो गया। तो इस पर
क्या हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण कारक। ठीक है, इन सब में क्या आया? अधिकरण कारक। कौन सा कारक आया? अधिकरण कारक। देखिए, क्रिया का आधार दो प्रकार का होता है। क्रिया का आधार किस प्रकार, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो दो प्रकार का कौन का होता है? स्थानवाची और समयवाची। स्थानवाची और समयवाची। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये तो रहने दो, इसको मिटाते उदाहरण को। क्रिया का आधार दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थानवाची, जिसमें स्थान दिखाई दे। दूसरा होता है समयवाची। आपने स्थानवाची का उदाहरण देखा, तालाब में, है ना, मेज पर, घर में, इस तरह का उदाहरण है। देखिए समयवाची का, देखिए आप उदाहरण, जैसे कहा कि क्रिया का आधार दो प्रकार का होता है, एक स्थानवाची, एक समयवाची। और समयवाची का उदाहरण देखिए, स्थानवाची का आपने देख लिया कि घर में श्याम है, तो घर में है तो स्थान हो गया। पुस्तक पर मेज पर पुस्तक रखी है, तो आपने देखा स्थान है। सरोवर में कमल खिलते हैं, तो आपने वो भी स्थान देखा। समयवाची, मैं समय पर स्टेशन पहुंच गया। मैं समय पर, या समय से स्टेशन, है ना, लिख लो, समय पर स्टेशन पहुंच गया। तो समय पर, ठीक है, अधिकरण कारक, है ना। इस बार बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में होंगी। इस बार बोर्ड की इस बार बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में होंगी। ठीक है ना, तो यहां पर, ठीक, तो समय एक स्थानवाची और दूसरा समयवाची है। कई बार क्या होता है कि परसर्ग रहित, परसर्ग हैं ये सब, में पर, ये सब परसर्ग हैं। में, पे, पर, ये परसर्ग हैं। परसर्ग कौन है? पर सर्ग में जो चिन्ह है, में, पे, पर, ये, तो ये अभी तो दिखाई दे रहा है, ये सहित है, परसर्ग सहित है ये। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो परसर्ग रहित होते हैं। कौन से होते हैं? परसर्ग रहित होते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, तो कुछ है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे चले। कई बार परसर्ग रहित अधिकरण का भी प्रयोग होता है। जैसे घर घर जाकर प्रचार करो। घर घर जाकर प्रचार करो, घर घर जाकर के प्रचार करो। यहां पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है,
तो इसलिए परसर्ग रहित। तो यहाँ पर देखिए घर घर यानी घर में जाकर के, हर प्रत्येक घर में जाकर के, घर घर में यानी घर घर यानी प्रत्येक घर में जाकर के। तो यहां पर घर घर में जो में शब्द है वह नहीं है, तो इसलिए परसर्ग रहित आपको उदाहरण दिखा जा रहा है, इसका भी प्रयोग होता है। उस जगह पूर्ण शांति थी। उस जगह पूर्ण शांति थी। तो कौन सी जगह पूर्ण शांति थी? तो उस जगह में, स्थान में, है ना। तो में शब्द नहीं आ रहा है, तो भी यहां पर क्या है, ये अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो कभी कभी तुलना में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अगला देखिए, कभी 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 तुलना में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। कंपैरिजन करने में, तुलना करने में प्रयोग होता है। जैसे पांडवों में पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। पांडवों में, है ना। तो यहां पर तुलना हो रही है पांडव में और युधिष्ठिर में। तो क्या हो जाएगा, जहां पर बहुत सारा समूह हो और उस समूह में किसी एक को चुनना हो, जैसे कवियों में सब सर्वश्रेष्ठ कालिदास हैं। दूसरा उदाहरण है, कवियों में सर्वश्रेष्ठ कालिदास हैं। तो कहा, कवियों में। तो यहां पर तुलना हो गया कि कवियों में, पूरे समूह में वह एक कवि हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन? कालिदास। तो यह आपने देखा। तो जहां पर बहुत सारे लोगों में किसी को चुनना होता है, एक को चुनना होता है, तो हम उसमें क्या कहते हैं, अधिकरण कारक का प्रयोग कर लेते हैं समूह को। ठीक है, तो आइए इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आइए पढ़ते हैं 8वां, संबोधन कारक। संबोधन कारक वाक्य में जिन शब्दों से, वाक्य में जिन शब्दों से किसी को पुकारा या किसी को क्या किया जाता है, पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, संबोधित या सचेत किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाता है, संबोधित या सचेत किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह हे, भो, अरे,
होता है, हे भो अरे होता है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे भाइयों, क्या हो जाएगा, भाइयों ऐसे, यहां कर लो, आइए और आधे दाम में ले जाइए। आइए और आधे दाम में ले जाइए, भाइयों आइए और आधे दाम में ले जाइए। जया, इस समय कहां जा रही हो? इस समय कहां जा रही हो? देखिए यहां पर क्या है, ये संबोधन कारक है क्योंकि संबोधित किया जा रहा है। ठीक है ना। अजी जरा बात सुनिए। अजी जरा बात सुनिए। तो देखिए यहां भी संबोधन। ठीक है। तो इस तरह से आपने सभी कारकों को सीखा। तो अब आज कारक यहां पर क्या होता है, समाप्त। यहां पर समाप्त होता है। हमने सभी कारकों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। आप पिछली वीडियो को, पहले पार्ट को, ये पार्ट 2 है, वो पहला पार्ट था, तो आप उस पार्ट को आप देखें अच्छे तरीके से, और इसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, पढ़ जाएंगे। और हिंदी में कारक से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। जूनियर क्लास से लेकर के सीनियर क्लास तक, यानी 5th क्लास, 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, है ना। आप कोई कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हिंदी विषय को मैं लेकर के आया हूं, बिल्कुल सरलतम ढंग से, जिससे हर वर्ग का बच्चा इसमें पढ़ पाए, कोई भी छूटने ना पाए कि किसी विशेष स्पेशल के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, व्याकरण सभी को आना चाहिए। हिंदी का व्याकरण आज जो हम भारत में रह रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदू हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, या नहीं है तो भी हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि आप भारतवासी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो इसमें आपको व्याकरणिक जो नियम है उनको, उनका जानना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो अपने लिए एक सब्सक्राइब करें, फिर और साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं। और ये जन जन तक पहुंचाने का काम इसलिए करें क्योंकि यह मेरा कोई स्वार्थ इसमें है नहीं कि मैं किसी स्वार्थवश इसमें लगा हुआ हूं। मेरी एक निजी इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है कि मैं जो कुछ कर पाऊं, मैं इन चीज़ों को अपने देश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊं, इससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो इसीलिए आप लोगों को भी एक संतुष्टि मिलेगी कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें विद्यालय के बहुत सारी गतिविधियों को भी मैं इसको लाना चाहता हूं कि जिससे अभिभावक देखें और समझें कि हमारे विद्यालय में क्या क्या चलता रहता है। और कल का वातावरण, कल का वीडियो मैंने साइंस एग्जीबिशन भी डाला हुआ था, आप उसको भी अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि विद्यालय का बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, और पूरा अनुशासित कंट्रोल विद्यालय आपको आपके कस्बे में मिल रहा है। तो एक तो वो वीडियो मैंने दिखाया था कि जो बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, जो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए हुए थे, उनको दिखाया। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे, आप उसको देखिएगा। उसमें एक एक प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट था कि अगर आप गैस लीक हो गया है, गैस निकल रही है, तो उसके लिए उसके डिटेक्टर बनाया था बच्चों ने। अगर कोई घर में एंटर कर रहा है कोई आपके जाने के बाद, तो उसमें एक अलार्म बज जाता है और तुरंत पता लग जाता है कि रेज के माध्यम से, किरणों के माध्यम से उन्होंने बनाया हुआ था। पानी भर जाता है टैंक में तो उसका अलार्म बना रखा है बच्चों ने। ऐसे बहुत सारी चीजें, जो स्मोकिंग है
जो करते हैं उनके लिए, और एक चश्मा बनाया था जो अंधे अशक्त हैं लोग, जो दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए एक चश्मा बनाया था कि वो चलते रहेंगे, और सेंसर का प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ होनहार बच्चे हैं जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके वो दैनिक जीवन में उपयोग के लिए, सभी के सुलभ के लिए वह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक भी हैं, इनका वीडियो मैं कल आपको दे दिया था। आप DAVIC टटेरी चैनल पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और यह भी जो कारक है या पढ़ाने वाला है उसी चैनल पर मिलेगा आप लोगों को। तो यह प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने बनाने का प्रयास किया है आप लोगों के माध्यम से। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप इसको अधिकतम शेयर करें और बच्चों को लाभान्वित कराएं, पढ़ाएं, और जो भी किसी भी बोर्ड में हो, चाहे वो CBSE बोर्ड में, चाहे CSE बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में है, हिंदी तो सबको पढ़नी है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको पढ़ाने का प्रयास किया है। अब आज एक अलग क्लास भी लेके आ सकता हूँ, संस्कृत की क्लास, रचना अनुवाद कॉमेडी के आधार पर कि आप लोग किस प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं। तो 2 क्लासेस मेरी चलेंगी रेगुलर, जितना मैं टाइम पाऊंगा उतनी क्लासेस मैं दे पाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।